प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने उत्तर व्यवहारवाद के महत्व और उसकी कमियों पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ और राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में संबंध को स्पष्ट करेंगे। तो बात करते हैं विद्यार्थियों, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। विद्यार्थियों, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का शाब्दिक अर्थ है अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों में आंतरिक अर्थात घनिष्ठ संबंध के लक्षण पर बल देता है। इस प्रकार अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन उपागम का अर्थ है कि एक विशेष समाज संबंधी अध्ययन करने वाले अध्येता दूसरे सामाजिक विषयों के अध्ययन करने वालों के तालमेल बनाए रखते हैं। अर्थात यहाँ बताया कि एक विशेष समाज संबंधी अध्ययन करने वाले जो अध्येता हैं वे दूसरे सामाजिक विषयों के अध्ययन करने वालों से उचित तालमेल बनाए रखते हैं। विद्यार्थियों, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन उपागम एक सामाजिक शास्त्र की सहायता से दूसरे सामाजिक शास्त्र का अध्ययन करता है। इसमें राजनीति को सही एवं व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए दूसरे सामाजिक विज्ञानों की सहायता ली जाती है। अर्थात एक विषय को समझने के लिए दूसरे विषय के सहायता लेना। विद्यार्थियों, यह उपागम सभी सामाजिक विज्ञानों की पारस्परिक निर्भरता अर्थात अंतः निर्भरता पर जोर देता है। इस उपागम के मानने वाले विद्वानों का मत है कि विभिन्न समाज विज्ञानों का पृथक पृथक अध्ययन फलदायी नहीं हो सकता, क्योंकि समाज एक है और समाज के विभिन्न पहलू परस्पर जुड़े हुए हैं। इसलिए उनका अलग अलग अध्ययन विद्यार्थियों नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं अंतः अनुशासनात्मक उपागम दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में संबंध। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के संबंध को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थशास्त्र का अभिप्राय। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक पहलुओं एवं आर्थिक संबंधों का अध्ययन है। वह धन अर्थात संपत्ति के उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग से संबंधित शास्त्र है। यह सरकार की आर्थिक नीतियों
जैसे बजट, कर, मुद्रा, व्यापार, बैंकिंग, आर्थिक नियोजन आदि से संबंधित होता है। तो यहाँ विद्यार्थी अर्थशास्त्र के अर्थ को समझने के बाद हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की घनिष्ठता। किस तरह राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र एक दूसरे से पारस्परिक अंतर्निर्भर है। विद्यार्थियों, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में इतना घनिष्ठ संबंध है कि प्रारंभिक लेखकों और विचारकों ने दोनों शास्त्रों को एक ही शास्त्र माना था। उन्होंने अर्थशास्त्र को राजनीति शास्त्र की एक शाखा माना। यूनानी उन्हें राजनीति अर्थशास्त्र कहते थे। कौटिल्य की राजनीति पर प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। अरस्तु की राजनीति तथा जॉन लॉक की नागरिक प्रशासन पर द्वितीय लेख में उन विषयों का विवेचन है जिन्हें वर्तमान में अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। विद्यार्थी, 19वीं शताब्दी में आर्थिक क्रियाओं के व्यापक और जटिल हो जाने के कारण दोनों शास्त्रों को पृथक रखने का अभियान प्रारंभ हुआ। अर्थशास्त्र द्वारा अब ज्ञान की एक पृथक शाखा का रूप ग्रहण करने के बाद भी दोनों शास्त्रों में पर्याप्त घनिष्ठता है। दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक तथा सहायक हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के संबंधों की। तो सबसे पहले बात करें कि अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को देन। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र ने राजनीति विज्ञान को निम्न प्रकार से प्रभावित किया है। सबसे पहले बिंदु पर बात करें तो वो है कि राजनीतिक संस्थाओं के उदय व विकास पर आर्थिक तत्वों का प्रभाव। विद्यार्थियों, आधुनिक विद्वानों का मत है कि राज्य का संगठनात्मक विकास आर्थिक परिस्थितियों का ही परिणाम है। जब मानव समूह एक स्थान पर स्थिर होकर रहने लगा तो उसने कृषि को जीविका का साधन बनाकर सुव्यवस्थित शासन व राज्य की स्थापना की। मध्यकाल और आधुनिक काल की राजनीतिक व्यवस्थाएं आर्थिक गतिविधियों पर आधारित है। कार्ल मार्क्स आर्थिक क्रियाओं को मानव की अन्य सभी क्रियाओं को निर्धारित करने वाली शक्ति मानता है। उनके अनुसार सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियाँ, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं, ये सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं में जन्म लेती हैं। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं आर्थिक दशाएं राज्य की नीतियों एवं कार्यों को प्रभावित करती है। विद्यार्थियों, राज्य का स्वरूप ही नहीं वरन उसके द्वारा समय समय पर अपनाई गई
नीतियाँ भी आर्थिक दशाओं से ही प्रभावित रहती है। 18वीं शताब्दी के अंत में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसी के परिणाम स्वरूप आधुनिक साम्राज्यवाद का उदय हुआ। विद्यार्थियों, आधुनिक साम्राज्यवाद का आधार प्रतिष्ठा न होकर आर्थिक था। वर्तमान समय में भारत आदि अविकसित देशों ने आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही आंशिक रूप से समाजवाद और नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई। विद्यार्थियों, परंतु पुनः बदलती आर्थिक परिस्थितियों के कारण को अनुभव करते हुए भारत ने उदारवादी अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगले बिंदु पर, अगले प्रभाव पर। वो है राजनीतिक आंदोलनों, क्रांतियों आदि का प्रमुख कारण आर्थिक असंतोष। विद्यार्थियों, विश्व के इतिहास में के पन्नों में जहाँ भी राजनीतिक आंदोलनों, क्रांतियों, उपद्रवों, असंतोष आदि का उल्लेख मिलता है, वहीं उनके कारण में आर्थिक कारणों का भी प्रमुख रूप से उल्लेख है। विद्यार्थियों, साम्राज्यवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि विचारधाराओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण आर्थिक गतिविधियां ही थी। विद्यार्थियों, फ्रांसीसी, अमेरिकी, रूसी और चीनी क्रांतियों के पीछे आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण थे। अरस्तु ने ठीक ही कहा है कि असमानता क्रांतियों या राजद्रोहों का मूल कारण है। बात करते हैं विद्यार्थियों अगले प्रभाव की। वह है आर्थिक दशाएं राज्य सरकार के स्वरूप को प्रभावित करती है। विद्यार्थियों, आर्थिक दशाओं का राज्य तथा सरकार के स्वरूप पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आज विशाल राज्यों की स्थापना का मुख्य कारण आर्थिक गतिविधियां व औद्योगिक क्रांतियां रही है। राजनीतिक प्रजातंत्र का आर्थिक प्रजातंत्र के अभाव में कोई विशेष महत्व विद्यार्थियों नहीं रह जाता। साथ ही देश के प्रशासन तंत्र का सफल संचालन पूर्ण रूप से आर्थिक व्यवस्था पर ही विद्यार्थियों निर्भर करता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।